आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मृदुला गर्ग को उनके जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। मैं उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि साहित्य में उनका बहुत प्रभावशाली योगदान रहा है। मृदुला जी एक ऐसी लेखिका हैं जिनके साहित्य के पात्र काफी अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल रहते हैं। उन्हें इसी वजह से नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी कहा जाता है। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं अनित्य, डैफोडिल्स जल रहे हैं, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन और सबसे नवीनतम द लास्ट ईमेल जो अंग्रेजी में लिखा गया है। उनके उपन्यास अपने समय के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। औरतों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम, विवाह, विवाहेतर संबंध, अपराध बोध की मानसिकता जो औरतों पर निरंतर थोपी जाती है, उसे खत्म करना इत्यादि। यह सभी सवाल सिर्फ निजता के घेरे में नहीं आते, अपितु उनका बहुत गहरा संबंध राजनीतिक समीकरणों से भी होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि हम उनके उपन्यासों को डिवाइड नहीं कर सकते। अनित्य जितना पर्सनल और पॉलिटिकल इश्यूज को डील करता है, उतना ही चितकोबरा जैसा उपन्यास भी लगातार पर्सनल और पॉलिटिकल की परिपाटी को चुनौती देता है। आज मैं आपके समक्ष चितकोबरा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। हम जब भी चितकोबरा के बारे में बात करते हैं, तो बजाय इसके कि हम इस उपन्यास को उसके समय, प्रसंग में पढ़ें, हम महज एक रेफरेंस पॉइंट तक उसे सीमित कर देते हैं। हम ऑब्सिनिटी ट्रायल के आगे बढ़ ही नहीं पाते। ऐसा करके हम नॉवल की सामयिकता, उसके महत्व पर अपने पूर्वाग्रह थोपते हैं। बेवजह नॉवल को सेंसेशनलाइज करते हैं। क्योंकि इस सब के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगी। चितकोबरा 1979 में प्रकाशित हुआ था। उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले सबसे ज़रूरी है कि नॉवल को उसके इमीडिएट सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। ऐसा करने से हम चितकोबरा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नॉवल की नायिका मनु की शादी महेश से हो चुकी है, परंतु वह एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी रिचर्ड से प्यार करती है। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो द नॉवल रीड्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ रेमिनिसेंसेस। रिचर्ड के भारत छोड़ने के बाद मनु किस तरह उसकी अनुपस्थिति का सामना करती है, यह भी इस उपन्यास का एक अहम हिस्सा है। रिचर्ड और मनु दोनों ही शादीशुदा हैं, परंतु अपने इस रिश्ते को लेके दोनों ही बहुत गिल्ट फ्री हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चितकोबरा पर आगे बात करने से पहले मैं आपसे हिंदू कोड बिल के बारे में बात करना चाहूंगी और यह दर्शाने की कोशिश करूंगी कि चितकोबरा को समझने के लिए हिंदू कोड बिल को समझना अति आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद हिंदू कानून में सुधार हेतु राष्ट्र के उद्देश्यों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद की एक उप समिति का गठन किया। इसे हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। यह विधेयक 17 सितंबर 1991 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसने विशेष रूप से स्वतंत्र भारत में हिंदू महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें विवाह, तलाक, अभिभावक, बच्चे के अधिकार, संपत्ति और गोद लेने के अधिकार देकर सुधार करने की मांग की थी। इस प्रकार विधेयक ने धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित विविध प्रथाओं और हिंदू कानूनों को, जो लिंग, जाति, वर्ग और आर्थिक असमानताओं के मूल में थे, संहिताबद्ध करने की मांग की। चित्रा सिन्हा हमें अपने एक लेख में बताती हैं कि हिंदू कोड बिल की संस्थापना से संबंधित संसदीय बहस उस समय की गंभीर विचारधाराओं को दर्शाती है, जहां कानूनी विशेषाधिकार के लिए महिलाओं की पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक उदार दृष्टिकोण था। राष्ट्र धार्मिक रूढ़िवादियों के विचारों को समयोजित, अकोमोडेट करने के लिए उतना ही उत्सुक था। औरत का पतिव्रता रूप, जो अपने परिवार, पति और बच्चों के लिए समर्पित था, हिंदू धर्म के अपार गुणों का प्रतिनिधि बना हुआ था। हिंदू कोड बिल की बहस के दौरान लोकसभा के एक सदस्य ने यह तक कहा था, ये आम हो गया है कि शिक्षित लड़कियों को रेडीमेड पति, जिनकी पहले से ही एक पत्नी है और 5-6 बच्चे हैं, चाहिए। कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, इन कानूनों का प्रचार करना भी आवश्यक है ताकि हमारी युवा लड़कियों को मोनोगमी की दिशा में शिक्षित किया जा सके। यह बहुत आवश्यक है। इस तरह की बहस ने महिलाओं की स्थिति को एक इंडिविजुअल, व्यक्ति के रूप में प्रभावित किया।
एक पढ़ी लिखी औरत और उसकी आकांक्षाओं को पश्चिमी सभ्यता और आधुनिकतावाद का परिणाम बताया गया। मैरी ई जॉन और जानकी नायर इस बारे में कहते हैं, The ideal Indian Hindu married new woman was still the ground on which questions of modernity and tradition were framed. She was the embodiment of boundaries between licit and illicit forms of sexuality, as well as the guardian of the nation's morality. असली औरत परंपरा और आधुनिकता की बहस के बीच कहीं खो गई थी। सीमांथिनी निरंजना इसे मैट्रिक्स ऑफ सेक्सुअलाइजेशन कह के बताती हैं। The matrix specifies certain codes of moral conduct within the community and is often responsible for the active espousal of conceptions of the feminine. It contains injunctions regarding shame and honor, marriage and motherhood, and working towards regulating the movement of women, their activities, dress, and even speech. यानी औरत शर्म, इज्जत, विवाह, मातृत्व इत्यादि इन सभी मूल्यों की एक वाचक बन के रह जाती है। यहाँ पर घर के कॉन्सेप्ट को औरतों की सेक्सुअलिटी और शादी की इंस्टीट्यूशन से अलग करके देखा जाए तो चित कोबरा को बहुत अलग तरह से समझा जा सकता है। ये नॉवल घर, औरत और उसकी सेक्सुअलिटी के बीच का जो संबंध है उस पर सवाल उठाता है। मनु एक अनहोमली स्त्री बन जाती है। वह खुलकर वैवाहिक घरेलुता, मैरिटल डोमेस्टिसिटी के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करती है। ऐसा करके वो जेंडर रोल्स की हायरार्की और उनकी कल्पित स्थिरता पर सवाल उठाती है। वह बोलती है, पता नहीं, मैं खुद नहीं जानती मैं क्या बनना चाहती हूँ। इतना खाली खोखला वक्त है मेरे पास। कभी सोचती हूँ अभिनेत्री बन जाऊं, कभी सोचती हूँ पीएचडी कर डालूं, किसी कॉलेज में पढ़ाऊं, फैक्ट्री का काम देखूं, विधानसभा के लिए खड़ी हो जाऊं, दुनिया भर में घूमूं, अस्पतालों में जाकर मरीजों की सेवा करूं, किसी मिशन में भर्ती हो जाऊं, कविताएं लिखूं। मनु जिन विकल्पों पर विचार करती है वे उसकी व्याकुल या उलझी हुई मनःस्थिति को नहीं दर्शाते। इसके विपरीत वह अपनी पहचान के उन पहलुओं की गहराई से खोजबीन करना चाहती है जो उसकी एक आदर्श पत्नी और माँ की भूमिकाओं से परिभाषित नहीं होते। इस प्रकार घर मनु के लिए एक नई परिभाषा प्राप्त करता है जिसे मनु अपने व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में अनुभव करती है। नॉवल घर की एक नई व्याख्या प्रदान करता है। ये दिलचस्प बात है कि पारंपरिक साहित्य कथाओं के विपरीत मृदुला जी मनु और महेश के वैवाहिक जीवन में कलह का कोई संकेत नहीं देती। वे यह भी दर्शाती हैं कि रिचर्ड के साथ मनु के वैवाहिकतर संबंध को सही ठहराने की या जस्टिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनु और रिचर्ड का रिश्ता ज्यूरिडिको लीगल मैंडेट, न्यायिक कानून जो मोनोगमी पे आधारित है, ट्रांसग्रेस जरूर करता है, पर वह वुमेन्स बॉडी और वुमेन्स एजेंसी जैसे सिद्धांतों को एक नई परिभाषा भी देता है। सीमंथिनी निरंजना के शब्दों में यह पति पत्नी धर्म, नैतिकता, पति के प्रति निष्ठा, संयम, संस्कार, परिवार के सम्मान को बनाए रखने और इनसे संबंधित सांस्कृतिक मूल्यों को एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। ऐसा करते हुए मृदुला जी मैरिटल एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझाती हैं। नॉवल में एक जगह महेश ये कहता है, अगर समाज में रहने वाले हर पति को अपनी पत्नी से प्यार होगा और हर पत्नी को पति से, समाज की भला परवाह कौन करेगा? बच्चों की परवरिश बंद हो जाएगी, व्यापार व्यवसाय ठप हो जाएंगे, राजनीति का भट्टा बैठ जाएगा, बड़े बूढ़े मर खप जाएंगे। हमारा समाज कितना सूझबूझ वाला है, अपनी सुरक्षा का कितना बढ़िया उपाय ढूंढ निकाला है, शुदा ब्याह। कानून के अनुसार शादी की उम्र तय करी जा सकती है, डिवोर्स के कारणों को भी तय किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रतिदिन होने वाली एडजस्टमेंट और परिवार के लोगों द्वारा की गई छोटी छोटी जबरदस्तियां या फिर कहें पेटी कोअर्जन्स परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये सब ही औरतों और आदमियों को वैवाहिक जीवन में निहित अदृश्य हिंसा को झेलने पर मजबूर करता है। शादी के शुरुआती सालों में मनु और महेश भी इसी हिंसा के शिकार होते हैं। दोनों की शादी महज मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बन के रह जाती है। मनु कहती है, जब उसने विवाह किया था तब भी जानती थी प्यार सिर्फ मेरी तरफ से ही था, सिर्फ मेरी।
मैं चुपचाप उसे वह सब देने में जुट गई जो मेरे ख्याल से एक औसत पति पत्नी से चाह सकता था। सुंदर घर गृहस्थी, साफ स्वस्थ बच्चे, सजी संवरी सुघड़ पत्नी, दोस्तों की भरपूर खातिरदारी, सामाजिक मेल मिलाप। महेश भी मनु से कहता है कि विवाह के बंधन में उसका विश्वास नहीं है। शादी उसके लिए एक बंधन से ज्यादा कुछ भी नहीं। शादी के 10 साल बाद ये महेश का सबसे बड़ा कन्फेशन बनकर सामने आता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से महेश जेंडर रिलेशंस की एसिमेट्री, असमानता को एक्सेप्ट करते हुए उसका फायदा भी उठाता है। वे ये नहीं समझ पाता कि मनु के लिए शादी का क्या अर्थ है, उसके लिए माता पिता का परिवार छोड़ने का क्या अर्थ है, इसका एक औरत की मानसिकता पे क्या असर हो सकता है, पति के घर में नए रिश्तेदारों के बीच रहकर नए तौर तरीकों का पालन करना कितना मुश्किल हो सकता है। ये सभी कुछ धीरे धीरे उत्पीड़न में कैसे बदल जाता है। हिंदू कोड बिल की कोडिफिकेशन के पहले शादी को एक पवित्र संस्था माना जाता था जिसके ऊपर आप कोई भी सवाल नहीं उठा सकते थे। पार्लियामेंट्री डिबेट्स के दौरान सनातन धर्म रक्षणी सभा जैसे संगठनों ने यहाँ तक कहा था कि वे किसी भी औरत को शादी तोड़ने की, डिवोर्स लेने की इजाजत नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अगर पति पागल भी हो जाए या फिर दूसरे धर्म को अपना भी ले तो भी नहीं। हाँ, अगर औरत बेटा पैदा करने में असक्षम या असफल रहती है तो पति को दूसरी शादी करने की आजादी मिलनी चाहिए। डिवोर्स के प्रति विरोध इसी मानसिकता का नतीजा था। मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं का एक कड़ा संकलन बनाया गया जो औरतों के वैवाहिक और व्यक्तिक आजादी के हक में नहीं था। पिता के लिए कन्यादान करना सबसे बड़ा दायित्व माना जाता रहा है और पति पत्नी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को पैदा करके परिवार को आगे बढ़ाना होती है। इन सभी सूरतों में पितृसत्ता औरतों की सेक्सुअलिटी के प्रति, चाहे शादी के पहले या फिर शादी के बाद, डिवोर्स के बाद, पति के मर जाने के बाद, काफी संकीर्ण विचारधारा रखती है। 1974 में कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया का गठन हुआ जिसने वर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। ये कमिटी यूनाइटेड नेशंस के अनुरोध पर बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 को औरतों का दशक घोषित किया था और उसी के उपलक्ष्य में सभी देशों से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। वर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट ने औरतों की जिंदगी पे सभी पहलू जैसे विवाह, धर्म, स्वीय विधि यानी पर्सनल लॉज, औरतों के कानूनी हक, रोजगार, शिक्षा इत्यादि पर अपनी रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, and I will quote in English now, on issues concerning marriage, 73.96% of parents believed they should have an exclusive right over fixing their daughter's marriage. The figure reveals not simply an overwhelming concern with daughters' marital alliances, but an inherent fear regarding women's individual agency against caste endogamy and patriarchal family protocols perceived as natural and given. मनु का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन्हीं असमान संरचनाओं का विद्रोही बन के सामने आता है। यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ शारीरिक और नैतिकता के स्तर पर समझना गलती होगी। मनु के लिए रिचर्ड का साथ उसके रिश्ते में समान शर्तों पे समझौते करने की संभावना के साथ आता है। रिचर्ड के साथ रहते हुए मनु अपना शरीर, मन और अपनी आत्मा तीनों को एक समान रूप से महसूस करती है, इसीलिए रिचर्ड उसे पसंद भी है। यहाँ मृदुला गर्ग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को महज शादी के विपरीत नहीं देखती हैं या उसके टूटने का कारण भी नहीं मानती हैं, ना ही शादी की परेशानियों से बचने का एक आसान जरिया ही। इसके उलट नॉवल इस समझ पर सवाल उठाता है कि शादीशुदा जिंदगी और पितृसत्तात्मक परिवार ही वैध परिवार बन सकते हैं। साथ ही साथ ये सेक्सुअलिटी के उन डोमिनेंट डिस्कोर्सेस पर भी सवाल उठाता है जिसके तहत एक औरत सिर्फ विवाह के परिप्रेक्ष्य में ही अपनी सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस कर सकती है, या फिर पारिवारिक हिंसा के पर्सपेक्टिव में जहां उसे सिर्फ मैरिटल वायलेंस का विक्टिम ही समझा जाता है। नॉवल
पाठकों को इंटीमेसी और प्रेम दोनों की वैलिडिटी पर सवाल उठाने के लिए, उनका पुनः परीक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। क्या किसी के भी साथ इतनी आत्मीयता संभव है कि वह पूर्ति का आभास दे पाए? क्या अपनी पूर्ति किसी दूसरे व्यक्ति में खोजना संभव और साध्य है? क्या रोमांस और आत्मीयता समाज द्वारा बनाए गए हेटेरोसेक्सुअल मानदंडों का नतीजा नहीं है, जिसके तहत पारस्परिकता इच्छा के एक बड़े से घेरे में पनपती है? नॉवल में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर मनु के लिए प्रेम जरूरी नहीं, पर प्रेम के साथ जुड़ा हुआ थ्रिल, रोमांच जरूरी बन जाता है। ये एक परफॉर्मेंस की तरह सामने आता है जहां अपने प्रेमी के विरह में तड़पना एक तरह का शौक, आदत बनकर उभरता है। जब रिचर्ड मनु के साथ शादी करने के बारे में सोचती है अ, जब रिचर्ड मनु के साथ शादी करने के बारे में सोचता है, मनु साफ कह देती है, अगर तुम मेरे पति होते तो तुम जहां भर में घूमते और मैं इंग्लैंड में बैठकर तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखती। अगर ऐसा होता तो मैं महेश के साथ प्रेम कर बैठती और तुम्हें छोड़ देती। मनु का जवाब साफ तौर पे दर्शाता है कि एक औरत और आदमी के लिए रोमांस के नैरेटिव से बचना कितना मुश्किल होता है। यही नैरेटिव आत्मीयता का स्तर प्रत्याशित और नियंत्रित भी करता है। यहीं से हमें पता चलता है कि प्रेम में भावनात्मक हिंसा की एक जटिल परत निहित है। हम चाहें भी तो इससे बचना मुश्किल है। तो मृदुला जी के नॉवल में प्रेम और शादी दोनों को ही एक समान तौला गया है। दोनों में ही ये साफ तौर पे देखा गया है कि वैध और अवैध अंतरंग यौन व्यवहार को क्रमबद्ध करते हैं और जेंडर सेक्सुअल अभिव्यक्ति का अनुक्रम भी बांधते हैं। मनु अपनी सेक्सुअलिटी की प्रतिनिधि स्वयं बनती है और मैरिटल सेक्स को पितृसत्ता के मानदंड और आदेशों से अलग कर देती है। मनु कहती है, प्यार करना खेल है, कला है, जरूरत, शरीर की मांग है। वे महेश के साथ अपेक्षित अंतरंगता, सेक्सुअल एनकाउंटर की विस्तृत प्रकार से तैयारी करती है। नहाना, अपने पैरों को साफ करना, ये सब करते हुए मनु बहुत स्पष्ट तरीके से सोचती है प्रेम कैसे किया जाता है, उसमें शरीर का कैसे योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है, इत्यादि। वे कहती है, मेरा शरीर उस खेल के एक एक दांव पेच से वाकिफ है जो उस पर खेला जा रहा है। मेरा शरीर स्वयं चेतना है, एहसास है, उस नक्काशी को जो अच्छी तरह पढ़ सकता है, जो उस पर खुदती जा रही है। वह उत्तेजना का पुंज है, वह मेरा शरीर है, वही मैं हूं। इस प्रकार से मृदुला जी ये दर्शाती हैं कि एक औरत सांस्कृतिक द्योतक नहीं, अपितु एक जीती जागती शरीर है, देह है, जो किसी भी तरह की संवेदना महसूस करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है। अपने स्त्रीत्व के प्रति संवेदना मनु की स्वार्थी सोच का नतीजा नहीं है, जैसा कि ज्यादातर क्रिटिक्स आज तक लिखते आए हैं। ऐसा कहकर वे मनु को एक परिवार तोड़ने वाली औरत से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वे दो पृष्ठ जिन पर ऑब्सिनिटी, अश्लीलता का इल्जाम लगाया था, वे विवाह और समाज के एक बहुत बड़े सत्य को उजागर करते हैं कि प्रेम और अंतरंगता में हिंसा निहित है और उसे पहचानना जरूरी है। इस अंतरंगता की कीमत सत्ता से समझौता करके चुकाई जाती है। मनु कहती है, मेरी आंखें बंद हैं, साफ सुन पा रही हूँ। अपने कमरे में घुंघरुओं की खनक, तबले की थाप, सबका संगीत है। मैं जब भी महेश के साथ होती हूँ, ये संगीत मुझे सम्मोहित करता है। वे लोग शरीर हैं, केवल शरीर, पैसे के लिए शरीर बेचती हैं। पैसे हाथ में आने के बाद सब कुछ भूलकर शरीर साधना करती हैं, संगीत और नृत्य साधना भी। मनु का गहरी सोच यौन अंतरंगता का मुखौटा भींद देती है। वह ये सवाल उठाती है कि क्या कभी सच्ची अंतरंगता हो भी सकती है? यही नॉवल को महत्वपूर्ण और आधुनिकतावादी बनाता है। मृदुला गर्ग ये संकेत भी देती हैं कि
मनु के स्वयं को व्यक्त करने की कोशिश उसकी लेखिका बनने से और बेहतर तरीके से सामने आ सकती है। ऐसा करके सामाजिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। महिला लेखिका के लिए लिखना एक औजार से कम नहीं है। इसके इस्तेमाल से समाज और देश के संस्थागत ज्ञान मीमांसीय और वैचारिक संरचना पर सवाल उठाए जा सकते हैं और उनमें बदलाव भी लाया जा सकता है। तहलका मैगजीन को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में मृदुला जी बताती हैं, जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे लिए औरत होने का अर्थ क्या है, मैं उन्हें बताती हूँ कि इसका अर्थ एक लेखक होना होता है। इसका अर्थ स्वयं को प्रभावशाली और रचनात्मक ढंग से बिना किसी ग्लानि के व्यक्त करना होता है। हम ये कह सकते हैं कि औरतों की चिंताएं और अधिकार व्यक्तिक या व्यक्तिगत तौर पे समझना काफी नहीं है, अपितु उन्हें राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक मुद्दों, परिवार संबंध, परंपराओं, समुदाय, सांस्कृतिक असमानताओं सबसे जोड़ने की जरूरत है। ये सभी औरतों पर उतना ही असर डालते हैं जितना कि समाज के अन्य पिछड़े वर्गों पर। जब हम औरतों को समाज के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तभी हम समाज के बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसी में मृदुला जी का सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान है। साहित्य अकादमी के जर्नल इंडियन लिटरेचर में प्रकाशित अंग्रेजी लेख में वो कहती हैं, लिटरेचर should play its role for nonconformity by constantly rethinking and rejecting the traditional stereotypes ascribed to men and women. This plays a vital role in the process of social transformation. I do not say that they are not sexually exploited. Women are sexually exploited, but they are subject to a far more complex form of exploitation as farmers, artisans, farm laborers, service caterers, and industrial workers. Even their sexual exploitation is quite often a function of this larger exploitation. This wider canvas of their lives and struggle is quite often glossed over. मैंने आज अपने इस लेख के द्वारा इन्हीं सब मुद्दों पर आप सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। धन्यवाद।